नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर लगभग 2 हफ्ते को होने को है, लेकिन शुरुआती तौर पर जिस प्रकार से विशेषज्ञों के द्वारा यह भविष्यवाणी किया गया था कि यह युद्ध महज 24 घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन कीव में जिस प्रकार से वहां के सैनिकों के द्वारा रूसी सैनिकों का सरेंडर करने के बजाय विरोध किया जा रहा है और यही कारण है कि कीव से लेकर खार्किव तक पूरा बम के गोले बरस रहे हैं। यूक्रेन में बहुत अधिक तबाही मची हुई है। अब इसका 2 कंक्लूजन निकलता है कि अगर इन परिस्थितियों में रूस हार जाए तो क्या होगा, रूस जीतेगा तो क्या होगा। क्योंकि इन परिस्थितियों में अगर रूस जीत भी जाता है तो इतना राष्ट्रवादी लोगों को अपने अंडर कंट्रोल में रखना क्या रूस के लिए आसान होगा। और यहाँ पे पुतिन के द्वारा बोला भी जा रहा है कि यूक्रेन का कोई इतिहास नहीं है, कोई उसका पहचान नहीं है। आखिर ऐसा पुतिन बोल के क्या कहना चाहता है। दूसरी तरफ अगर इन चीज़ों को अगर हम लोग जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं तो देखिए, जांच पड़ताल करने का तरीका हो सकता है कि वहाँ के आप जल, ज़मीन, ठीक है, जंगल के मिजाज को समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर उसका ओरिजिन क्या है। आखिर वो जब पुतिन के द्वारा बोला जा रहा है कि कोई इतिहास नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में कोई इतिहास नहीं है। तो जब आप इस चीज़ को आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि उस समय ना अधिक रूस का नाम था, ना यूक्रेन का नाम था, बल्कि उन क्षेत्रों में तो किबियाई क्षेत्र हुआ करता था जिसमें किबिया रूस बोला जाता था। वर्तमान में किबिया उसी यूक्रेन की राजधानी का नाम है और रूस उस बड़े क्षेत्र का नाम है। अब पूरा पूरा हम लोग इक्वेशन समझने का कोशिश करते हैं। इसी इक्वेशन को समझते समझते आपको समझ में आ जाए कि यूक्रेन एक देश कैसे बना, यूक्रेन इसका इतिहास क्या है। और इसका प्लस पॉइंट ये होगा कि इसके साथ साथ आप रूस के भी इतिहास को भी समझ जाएंगे और यूरोप में क्या परिवर्तन हुआ है उस चीज़ को भी आप समझ जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप कीजिए। पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा एंशिएंट एरा में हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे मगध एम्पायर है, यहीं है भारत का। मगध एम्पायर के समकालीन अब देखेंगे ना तो यहाँ पे होता था पर्शियन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर जिसका शासक होता था डेरियस प्रथम, बहुत योग्य शासक। ये लोग उस समय जरथुस्त्र धर्म, यहूदी धर्म को मानते थे। बाकी अन्य क्षेत्रों में देखेंगे तो लोग अभी जनजातीय प्रणाली से युक्त था। पीछे थोड़ा और जाएंगे, अगर हड़प्पा काल के समय में, जब भारत में हड़प्पा काल चल रहा था तो बेचारा यूरोप को लोग नंगा घूम रहा था उस समय। और आज बोलता है कि हम भारतीय लोग सभ्य बना रहे हैं। सभ्य हम लोग, तुम लोग क्या बनाओगे, बहुत पहले हम तुम लोगों को, ठीक है, पैंट वगैरह तुम लोग पहनना सिखा दिए हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब देखिए यही है, ये जो इलाका देख रहे हैं यही है ब्लैक सी, ये है मेडिटेरियन सी, ये है कैस्पियन सी, ये हो जाएगा अरल सी। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं यही है यूक्रेन का इलाका। और इस समय यहाँ पे जनजातीय प्रणाली से युक्त था, जिनको, ठीक है, सरमती बोला गया। ये सरमती कई भागों में बटे होते थे। सिथियन, शक, कुषाण, ठीक है, पार्थिव, यही सब लोगों का भारत में, ठीक है, उस मौर्योत्तर पीरियड में अटैक भी कई बार हुआ है। जब, ठीक है, अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी की वजह से कई बार यहाँ पे अटैक हुआ है। ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब देखिए आपको समझना है कि पूरा पूरा जो क्षेत्र है, देखिए रूस से लेके यूक्रेन, वर्तमान में बाल्कन प्रदेश है और जो स्लाव जाति यहाँ पे मौजूद है इतने बड़े एरिया में, सारे एरिया में फैला हुआ है। अब यहाँ पे 2 की टर्म आया कि एक बाल्कन प्रदेश क्या है, स्लाव जाति क्या है। तो बाल्कन प्रदेश का मतलब वर्तमान में समझ जाइए, बाल्कन पेनिनसुला बोलते हैं। 3 क्षेत्रों से, ठीक है, घिरा हुआ जो पानी का जो एरिया होता है उसी को वो बोला जाता है पेनिनसुला। वर्तमान में सारे कंट्री है, आप लोग इसको देख सकते हैं। उसमें अब आ जाएगा दूसरा स्लाव। देखिए स्लाव का मतलब एक जाति भी है, एक कम्युनिटी भी है, ठीक है, मैंने जाति भी है और एक दूसरे एक भाषा भी है, क्योंकि यही स्लाव लोग स्लाव भाषा भी बोलते हैं। अब ये जो स्लाव भाषा है आगे चल के बढ़ती चली गई, कई भागों में बढ़ती चली गई। ध्यान रखिएगा, जैसे हिंदी है, हिंदी, अब हिंदी की कई सारी उपभाषा हो सकती है। हिंदी की उपभाषा भोजपुरी हो सकता है, राजस्थानी हो सकता है, खड़ी बोली के रूप में, ठीक है, हरियाणवी वाला को हो सकता है। अब सोचिए, अब भाषा है, हिंदी है, लेकिन उसकी उपभाषा बढ़ गई है। अब उपभाषा बोलने वालों को अगर साथ में मिला देंगे, भिड़ा देंगे, तो फिर आपस में मारपीट कर लेगा। हरियाणा लोग मिला दीजिए बिहारियों से, यूपीओ से, उनकी खड़ी बोली बिहारी से बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, समस्या हो जाएगा। तो इस चीज़ समझना है आपको, स्लाव भाषा है और इस कई सारी उपभाषाओं में बढ़ती चली गई। जितना जितना क्षेत्र है, जितना जितना रीजन है, अलग अलग क्षेत्रों में इसकी अलग अलग उपभाषा बन गई। जैसे कि पूर्वी स्लाव भाषा है, इसमें रूसी भाषा था। ध्यान रखिएगा 9वीं शताब्दी में ये लोग, ठीक है, उपभाषा के रूप में अपना रूसी भाषा बना लिया। यूक्रेनी सब 12वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा, यूक्रेनी भाषा बना लिया। और इसके अलावा, ठीक है, ये सब, ठीक है, बोलरसियन भाषा बना लिया। वैसे ही यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं पश्चिमी स्लावी भाषा और यहाँ पे दक्षिणी स्लावी भाषा में जो भी अलग अलग क्षेत्र है, जैसे पश्चिमी हो जाएगा, उसके अलावा ये इलाका आपको हो जाएगा दक्षिणी वाला हो जाएगा, और ये पूरा पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा पूर्वी स्लाव भाषा, जिसमें, ठीक है, एक बड़ा जो अंश है इस यूक्रेन का है और एक बड़ा अंश यहाँ पे सोवियत रूस का है। ठीक है, मैंने उस समय रूस भी नहीं था, ध्यान रखिएगा।
अब देखिए यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है, इस परिवर्तन को समझिए। प्राचीन यूनान, देखिए उस समय यूरोप में सबसे पुराना जो एम्पायर के रूप में माना जाता है यही प्राचीन यूनान है। इसमें ठीक है गणतंत्र की अवधारणा आपको देखने के लिए मिलती होगी, जरूर आप लोगों ने नाम सुना होगा। लेकिन इससे भी कहीं पुराना गणतंत्र हमारे यहाँ ठीक है बिहार में हुआ करता था, लिच्छवी गणतंत्र। इनकी भाषा थी ग्रीस भाषा थी। बहुत सारे ठीक है अरस्तु हो गया, प्लेटो हो गया, सिकंदर हो गया, ठीक है जरूर आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिकरात वगैरह का नाम सुना होगा। तो एक से एक विद्वान सब आया है, ग्रीस भाषा में बहुत चीज़ लिखा है। और वर्तमान में हम लोग भारत में जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं ग्रीस में इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये वहीं ग्रीस वाला लोग है सब। इनकी जो ठीक है अब बहुदेवादी धर्म के लोग मानते थे, अलग 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 अपने देवताओं को मानते थे, करते थे। फिर ये जो एरिया है ना धीरे धीरे देखिएगा, जब खत्म होगा, जब टूटने लगेगा तो इसकी जगह एक नया साम्राज्य बन जाएगा जिसको बोलते हैं रोमन साम्राज्य। अब जब रोमन साम्राज्य बनाए ठीक है, वहीं बहुत सारा शासक होगा, जिसे इसका अगस्टस हो गया, टेरियस हो गया, आगे चल के जूलियस सीजर हो गया, बहुत सारे इसमें योग्य योग्य सब शासक आएगा और अपने साम्राज्य को बड़ा करेगा। अभी जब अपने साम्राज्य को सब बड़ा करेगा तो इधर देखिए यही है सब सरमाटिया जो लोग हैं, सब करमातिया सरमाटिया बोलते हैं, ये सब भी नंगा घूम रहा था सब इधर। ध्यान रखिएगा बिल्कुल ही जनजातीय प्रणाली से युक्त था, क्योंकि ये सब यहाँ पे जब डेवलप होगा तो धीरे धीरे आसपास उस डेवलपमेंट को फैलाएगा और तब जाके इन क्षेत्रों में कुछ बनना होना माने योग्य लोग यहाँ पे आना शुरू हो गएगा। नहीं तो वहाँ पे वही सब जनजातीय प्रणाली से युक्त मार काट करना वही सबका पेशा होता था। अब रोमन साम्राज्य भी देखिए एक बहुत बड़ा जो चीज़ है यहाँ पे, इनकी जो भाषा थी लैटिन भाषा को लोग मानता था सब। बहुदेववाद शुरू में था, बाद में केशववाद हो गया जब ईसाई धर्म का ठीक है यहाँ पे आगमन हो गया पूरी तरीके से। भाषा थी लैटिन, यहाँ पे भी सब कुछ विद्वान हुआ है और लैटिन भाषा में बहुत सारा साइंस वगैरह देखे होंगे आप, साइंस हो गया ठीक है। फिर अलग अलग क्षेत्रों में फिलोसफी वगैरह में बातों को लिखा गया है और आप पढ़ते रहते हैं कि लैटिन भाषा में इसका ये मतलब है। तो लैटिन भाषा के केंद्र बिंदु इटली को माना जाता था, तो ये है इटली, और यूनानी का हो जाएगा यहाँ पे ग्रीस वाला क्षेत्र है। यहीं से बहुत सारा ठीक है ग्रंथ वगैरह बुक वगैरह अच्छा यहाँ से लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्षेत्र था बिल्कुल फैला हुआ था, अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है और अलग अलग योग्य शासकों के अंडर कंट्रोल में ये क्षेत्र होता था, लेकिन इनका केंद्र बिंदु होता था रोमन साम्राज्य। अब देखिए ये भी रुकता नहीं है, ये भी बेचारा सब टूट जाता है। लगभग 4वीं शताब्दी के आसपास में आके ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर यही देखिए टूट जाएगा। अब यह इसका संबंध है, ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न रोमन एम्पायर से। ईस्टर्न रोमन साम्राज्य देखिए यही बनता है बाइजेंटाइन एम्पायर। अभी जब बाइजेंटाइन एम्पायर बनेगा तो इसी का कंप्यूटर के रूप में इधर सब रहता है, यहूदी धर्म को मानने वाला सब होता है जरथुस्त्र धर्म, ये होता है ससानिया एम्पायर। ये कब आया है तो जब हकमनी एम्पायर का जब डिक्लाइन हो गया तो उस हकमनी एम्पायर में एक नया वंश आया, ध्यान रखिएगा, ससानिया एम्पायर। वो हकमनी एम्पायर वही है जिसको सिकंदर ने रौंदते हुए भारत पे ठीक है अटैक किया हुआ था। अब इनका विवाद चलते रहेगा और इनके बीच मजा मार लेगा सब, ठीक है। एक नया धर्म अर्थात प्रॉफिट मोहम्मद के नेतृत्व में मुस्लिम धर्म का उदय होगा। मुस्लिम धर्म का जो आगे चल के उनका जो पद है खलीफाकरण किया जाएगा, खलीफा का पद राजनीतिकरण किया जाएगा, वो शासक हो जाएगा। और शासक क्या करेगा कि अब इन सारे क्षेत्रों में इस्लामीकरण को अपने साम्राज्य को विस्तार करेगा। और देख पा रहे हैं यहाँ पे इस्लामिक जो वर्ल्ड है लगभग 1500 में पूरे विश्व में यहाँ पे फैलता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन अचानक नहीं फैलेगा, अलग अलग स्टेज में, इधर टाइम पीरियड आप ठीक है नीचे देख लीजिए, अलग अलग टाइम पीरियड में फैलते जाएगा। लेकिन एक बात हो गई लगभग 1500 ईस्वी के आसपास में, थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं और देखते हैं इन सरमाती लोगों को। अब देखिए यही जो सरमाती लोग हैं ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यही जो सरमाती लोग हैं यहाँ पे यूक्रेन वाला, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे इस सब इधर जो रोमन साम्राज्य था, पूर्वी रोमन साम्राज्य पश्चिमी रोमन साम्राज्य के संपर्क में आया, धीरे धीरे सब होशियार हो गया, योग्य हो गया, ये सबसे लगा व्यापार वगैरह करने लगा सब। अब इन क्षेत्रों में एक नया ठीक है क्षेत्र कह सकते हैं या फिर आपस में मिलके एक नया ठीक है साम्राज्य के रूप में सब स्टेब्लिश किया, जिसको बोलते हैं हम लोग किबियाई रूस। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें किबियाई रूस में एक समानता थी कि सारे स्लाव लोग थे, स्लाव भाषा था, तो भाई आपस में लोग मिल गया अपने आप में, ठीक है। भाषा रिलीजन को लेकर सबको कोई दिक्कत नहीं था। देखते चलिए, अब ये जो एरिया था यूक्रेन, रूस और बेलारूस का, ध्यान रखिएगा, इनका जो सांस्कृतिक इतिहास है वर्तमान में इसी किबियाई रूस में देखने के लिए मिलता है हमें। क्योंकि वर्तमान में जो पुतिन बोल रहा है कि भाई यूक्रेन का कोई अपना इतिहास नहीं है, लेकिन तुम्हारा भी तो कोई वैसा इतिहास नहीं है, तुम्हारा भी इतिहास यहीं से निकलेगा जहाँ से ठीक है यूक्रेन वासियों का इतिहास निकल रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे किबियाई जो रूस था बिल्कुल यहाँ पे स्लाविक एम्पायर हुआ करता था, स्लाविक साम्राज्य हुआ करता था। पूरब में हो गया, फिर उत्तरी यूरोप में हो गया, इधर देखिए उत्तरी यूरोप या फिर पूरब में हो गया, इधर जो बाल्टिक एरिया है ठीक है यहीं पे हुआ करता था। और पूरा एक यूनियन था, एक संघ था, और जिसकी राजधानी कीव थी। ये वही कीव है जो वर्तमान में यूक्रेन की राजधानी है।
यहाँ पे फिर आगे चल के ओवेग नामक शासक आएगा और इन क्षेत्रों पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, मार पीट के अपना, ठीक है, बाहुबली के दम पे इन क्षेत्रों पे 1879 माना जाता है कि किबियन रूस पे कब्जा कर लेगा। लेकिन किबियन रूस पे कब्जा कर लेगा तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसमें कुछ शासक सब आएगा इस वंश का। इसमें जैसे व्लादिमीर महान है, यारोस्लाव प्रथम है, ये सब क्या करेगा कि इस सब का व्यापार होता था, आना जाना लगा रहता था। इस सब का भी तो जानते ही हैं कि जब व्यापार होगा, आना जाना जब लगा रहेगा तो एक दूसरे की चीज़ों को एडोप्ट करना है। और उस समय चूँकि उस समय यूरोप में क्रिश्चियनिटी धर्म तेजी से फैल रहा था, ईसाईकरण तेजी से फैल रहा था, तो ये जो किबियाई रूस का जो लोग है ना, यहाँ पे सारा का सारा ये लोग धीरे धीरे ध्यान रखिएगा, ये लोग जो जनजातीय समाज से जो ग्रसित था, ये सब धीरे धीरे उस ईसाई धर्म को अपना लिया। इसीलिए ये सब फैला हुआ है आज तक। अब देखिए क्या हो रहा है, 13वीं शताब्दी के मध्य में अब ये लोग भी आपस में लड़ने लगा और इधर इनका जो व्यापार हो रहा था इस बाइजेंटाइन एम्पायर से, थोड़ा सा इस चीज़ को अब देखने की कोशिश कीजिए। इस बाइजेंटाइन एम्पायर से व्यापार हो रहा था। अब 13वीं-14वीं शताब्दी में जब मुस्लिम अटैक होना शुरू हो जाएगा इस बाइजेंटाइन एम्पायर में, तो ये सब बेचारा कमजोर हो जाएगा, इस सब का भारत से व्यापार नहीं हो पाएगा। वो लोग आएगा भारत की तरफ, सबको पकड़ के मुसलमान बना देगा सब। तो बड़ा ही सब बाइजेंटाइन एम्पायर के लोगों का, जो ईसाई लोग, तो बड़ा ही सबको दिक्कत हो गया, ध्यान रखिएगा। इसके वजह से बेचारा व्यापार नहीं हुआ, इनके दोनों का व्यापार टूट गया, ठीक है। किबियन रूस धीरे धीरे कमजोर हो गया, डाउन हो गया। और इसी समय देखिएगा 12वीं-13वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा एम्पायर का, ठीक है, उदय होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं मंगोल साम्राज्य, ठीक है। तो मंगोलों का पूरी तरीके से इन्वेजन होने लगा। मंगोलों के आक्रमण से देखिए पूरे जो क्षेत्र है, किबियाई क्षेत्र पूरी तरीके से नष्ट हो गया, किबियाई रूस नष्ट हो गया। इन लोगों ने पूरा तहस नहस सब खत्म कर दिया। सबसे अधिक मंगोलों के आक्रमण से इस मुस्लिम क्षेत्रों को हुआ, जो भी यहाँ पे लोग रह रहे थे, जैसे कि ख्वारिज़म का शासक था शाह वगैरह बेचारा, ठीक है, मंगबरनी भाग के कैसे आया था इल्तुतमिश के समय, याद करिए, ठीक है। जो इल्तुतमिश ने बोला जाता है कि मंगोल आक्रमण से रक्षा किया था, लेकिन मंगोल सब चाहता था कि इधर सिंधु नदी से होके, असम होके हम लोग निकले भारत होके, समझिए, ठीक है। भारत की गर्मी वगैरह देख के नहीं आया, अगर आ जाता तो भारत में क्या होता। खैर, यहाँ से मामला आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। 9वीं से 13वीं शताब्दी में किबियाई रूस, ठीक है, अस्तित्व में रहा और 13वीं शताब्दी के आसपास देखिए मंगोल के आक्रमण से ध्वस्त हो गया। लेकिन मंगोल जितना तेज़ी से ग्रो करता है, सब लगभग 100-150 बाद ही धीरे धीरे सबका डिक्लाइन होने शुरू लगता है। पुनः इन क्षेत्रों में, ठीक है, बहुत सारा शासक भी आ जाएगा, जैसे तैमूर लंग वगैरह का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। तो मुस्लिम शासक पुनः यहाँ पे स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए उधर क्या हो रहा है, मॉस्को की तरफ, वहीं पे निकलेगा रूसी साम्राज्य। अब इस रूसी साम्राज्य को आपको समझना है क्या यहाँ पे हो रहा है। 1380 में देखिए एक मॉस्कोवी राजकुमार होता था, मॉस्को में एक मॉस्कोवी राजकुमार था, छोटे से एरिया का, जिसका नाम था दिमित्री दोनस्काय। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। इसने मंगोलों को, जो उस समय उनकी शक्ति कम पड़ रही थी, लगभग 14वीं शताब्दी के अंत में, तो मंगोलों को ख़त्म किया। उस इलाके में तातार लोग बहुत रहते थे, जो मारपीट करते रहते थे, समझ रहे हैं ना, जनजातीय प्रणाली से युक्त थे, उस सबको पराजित किया। अब ये पराजित करने के बाद वास्तव में देखेंगे तब यहाँ से मॉस्को का रोल अधिक हो जाएगा, रूसी साम्राज्य की यही मॉस्को राजधानी बनेगी। और उसके बाद से यहाँ का शासक, योग्य शासक आएगा इवान तृतीय, जार का पद लेगा। जार का पद का मतलब होता है कि राजाओं का शासन बिल्कुल निरंकुश प्रणाली को अपनाएगा, कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि है, जितना मन करे अपनी सीमा को बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रजा की हम रक्षा कर सकते हैं, बिल्कुल एक निरंकुशता को जन्म देगा और अपना साम्राज्य विस्तार करेगा। और यही इवान तृतीय, ध्यान रखिएगा, उस बाइजेंटाइन एम्पायर से अपना वैवाहिक संबंध ही बनाएगा। और बाइजेंटाइन एम्पायर में चूंकि उस समय अटैक होते रहेगा, तो उस बाइजेंटाइन एम्पायर के जो लोग थे, जो अपने आप को ऑर्थोडॉक्स ग्रीक चर्च का संरक्षक मानते थे, अब ये मानने लगा कि देखो भाई, हमारा तुमसे, ठीक है, वैवाहिक संबंध बन गया है, अब यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स चर्च का संरक्षक कौन हो गया, तो ध्यान रखिएगा इवान तृतीय अर्थात रूस हो गया। और ईसाई धर्म की एक जो शाखा थी, ध्यान रखिएगा, कैथोलिक धर्म, उसको, ठीक है, फ्रांस मानता है, ऑस्ट्रिया मानता था उस समय, जो अपने आप को पवित्र रोमन साम्राज्य का सब अंग समझता था। अब देखिए क्या हो रहा है, आगे चल के इवान चतुर्थ आएगा, सामंतों के खिलाफ शक्ति से पेश आएगा और अपना साम्राज्य बाल्टिक सी तक फैलाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा माना गया कि लिवोनियन युद्ध में, ठीक है, बाल्टिक सागर को लेके युद्ध किया, बेचारा इसमें हार गया। और इसी हार का फायदा इधर नीचे लोगों ने उठाया, अर्थात मुस्लिम लोगों ने उठाया, क्योंकि मुस्लिम जो इन्वेजन हो रहा था बाइजेंटाइन एम्पायर में, धीरे धीरे देखिए यहाँ पे उस बड़े से एरिया में ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार होता गया। और क्रीमिया पे ध्यान रखिएगा, यहीं पे है क्रीमिया, ये देख पा रहे हैं, यही है क्रीमिया। इस क्रीमिया पे सब अधिकार कर लिया। और 1648 में इसी समय देखेंगे कि एक यूक्रेनी नेता, इसी यूक्रेनी माने यही स्लाव कम्युनिटी से एक यूक्रेनी नेता आएगा, जिसका नाम है हेतमांटे बोहदान।
ए पोलैंड के खिलाफ विद्रोह करेगा, क्योंकि उसका क्षेत्र पोलैंड में मिला होता है, और क्यू पर नियंत्रण करके ऐसा माना जाता है कि पहली बार 1648 में ही स्वतंत्र जो अस्तित्व आया क्यू का आया, लेकिन लंबे समय तक नहीं रहेगा। अभी फिर से रूसी साम्राज्य के द्वारा इसको अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया जाएगा। तो देखिए यूक्रेनी राज्य की स्थापना की, जो आज का मध्य यूक्रेन का भाग माने यही है। अब यूक्रेन का इतिहास अगर देखा जाए तो यहाँ से माने एकदम प्रत्यक्ष रूप से शुरू होता है। अभी पहले क्या चल रहा था, कीवियन रूसी साम्राज्य चल रहा था। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यूरोप के परिवर्तन को समझना है आपको। 1648 में ही एक वेस्टफेलिया की संधि आएगी। वेस्टफेलिया की संधि का कुछ कारण था, जैसे कि बहुत लंबे समय तक आपस में कैथोलिक लोग, प्रोटेस्टेंट लोग लड़ते रहा, शासक लोग सीमा बाउंड्री को लेकर लोग सब लड़ते रहता था। तो ये लोग लगा कि नहीं, देखो अपने सीमाओं को निर्धारण करना जरूरी है, एक राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा लाना जरूरी है कि किसकी सीमा किस क्षेत्र तक है। इस वेस्टफेलिया की संधि में निर्धारित किया गया। जैसे ठीक है, रूस के शासकों ने सुना कि भाई ये सीमा का निर्धारण कर रहा है, सब लोग नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, हमें जितना अदम्य साहस रहेगा उतनी बड़ी हम अपनी सीमाओं को फैला सकते हैं जीत के। हम किसी भी प्रकार का वेस्टफेलिया की संधि को नहीं मानते हैं। तो जो रसिया है ना, शुरू से देखेंगे यहाँ पे तो यूरोप की राजनीति से बड़ा ही अलग थलग रहने का प्रयास करता था, अपनी मनमानी चलाने का प्रयास करता था, परिवर्तन नहीं चाहता था, केंद्रीकृत सत्ता चाह रहा था, और बोलता था कि हम ग्रीक जो चर्च व्यवस्था के बिल्कुल रक्षक हैं, जो अभी मैंने बताया था आपको इवान तृतीय के समय जो बिल्कुल संकल्प लिया था। अब इधर यही समय है, इधर देखिए यूरोप के क्षेत्रों में यहीं पर व्यावसायिक क्रांति होगी, धीरे धीरे मध्य वर्ग का उदय होगा, पुनर्जागरण का दौर आएगा, प्रबोधन का दौर आएगा, औद्योगिकरण का दौर आ गया। इतना सारा चेंज इधर हो रहा है, लेकिन इस चेंज को बेचारा ये जो रूस है, ये रूसी साम्राज्य है, इतना निरंकुश है कि उसको अपनाने के लिए तैयार हो नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। रसिया एक्सपेंशन इन, ठीक है, एशिया में कैसे एक्सपेंड कर रहा है। 18वीं शताब्दी में देखिए एक वहाँ की बहुत एक कह सकते हैं कि लीजेंड महारानी आएगी, जिसका नाम है कैथरीन द ग्रेट। कैथरीन द ग्रेट ने क्या किया कि यूक्रेन को जो महज अभी 100-150 सालों तक अभी चैन की नींद, मतलब चैन का ठीक है सांस ले रहा था बेचारा, उसको अपने मिला लिए, यूक्रेन को रूसी साम्राज्य मिला लिया 1762 से 96 के दरमियान। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। अब वहाँ के जो लोग जैसे मिले, अब उनको तो लगा भाई ठगा ठगा से महसूस कर रहे थे कि ये क्या था भाई, पहले कीवियन रूस हमारे ही केंद्र में था, अब हम रूसी साम्राज्य का हिस्सा बन रहे हैं। उनको भी समस्या हो रहा है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय 12वीं शताब्दी वगैरह में यूक्रेनी भाषा आ गया था, और इधर रूस में रूसी भाषा आ गया था। आपस में सब जाता था, एक बोल रहा है कैसे, वहीं हरियाणा और बिहार की तरफ मैंने शुरू में एग्जाम्पल लिया है, दोनों में सब पड़ता ही नहीं था, बड़ा समस्या आ गया। अब रूसी साम्राज्य में जबरदस्ती मिला लिया। अब ये लोग बोलता था कि नहीं हम नहीं रहेंगे। अब कैथरीन को लगा कि नहीं भाई, नहीं रहोगे तो मारना शुरू कर देंगे। जारसिस नीति ये लाई, ठीक है, यूक्रेन वासियों सहित जिनकी जातीय पहचान अलग थी, भाषा अलग था, सबको ही सब दमन करने लगा। बेचारा डर के सब शांत हो गया। लेकिन वही है कि वो अंदर से फीलिंग आ रहा था कि भाई हम रूस के पार्ट नहीं है। इस चीज़ को आपको ठीक है गौर करना है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। रशियन एम्पायर 1907 तक आते आते एक बहुत बड़ा जियांट एम्पायर यहाँ पे बन चुका था। लेकिन यही देखिए यूरोप में इतना सारा परिवर्तन हो रहा है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि वहाँ पे पुनर्जागरण, प्रबोधन, औद्योगिकरण का दौर आ रहा है। और रूस के लोग बेचारा सब, यहाँ के किसान वगैरह वैसे ही सब मर रहा है, ठंडा से मर रहा है। श्रमिकों की स्थिति बहुत अधिक अच्छी नहीं है। समाज में बिल्कुल ठीक है विषमता मूलक समाज है। एक बहुत बड़ा मैंने एक विशेष अधिकार है, एक अविशेष अधिकार है, जिसे कि फ्रांस में था। तो यहाँ पे समस्या थी बहुत अधिक। और रूस में इसी समय ध्यान रखिएगा औद्योगिकरण के दौर में बहुत सारा समाजवादी विचारधाराओं का उदय हुआ था, मार्क्सवादी विचारधाराओं का भी उदय हो रहा था। तो अब इनका आना जाना लगा था। तो देखिए अब कितना कोई रुकेगा। विचारधाराओं के तो भाई ठीक है इतना पंख होता है कि उसके पंखों को कोई काट ही नहीं सकता है। समझना है इस चीज़ को। और इसी का ठीक है बहुत बड़ा हमें कारण दिखाई देता है। इस जार अलेक्जेंडर द्वितीय के समय इतना लूल होता है कि इसी के समय बेचारा इतना बड़ा जियांट कंट्री जापान से हार जाएगा। सब धीरे धीरे यहाँ पे विद्रोह होना शुरू हो जाएगा। इतना बड़ा जियांट कंट्री जापान से हार जाएगा, लोगों को बर्दाश्त हो पाएगा। 1905 में बेचारा हार गया, मंचूरिया के क्षेत्रों में जापान से हार गया। और तो और यूरोपीय देशों से बहुत अधिक कर्जा ले लिया और उसको चुकाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में अपने सैनिकों को उतार दिया। सैनिक कम पड़ने लगे, किसानों को वर्दी पहना के उतार दिया। बहुत सारे लोग मारे गए, इसके किसान मारे गए। फाइनली अब यहाँ पे आएगा, ध्यान रखिएगा, लेनिन आएगा। ठीक है 1917 में लेनिन आएगा और बोल्शेविक क्रांति करेगा। ठीक है, और बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से सारे ही किसानों को, मजदूरों को इकट्ठा करके प्रयास करेगा और इस जारशाही व्यवस्था को ठीक है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो इसका सारा श्रेय दिया जाना चाहिए मार्क्सवादी व्यवस्था को, क्योंकि मार्क्स ने उस
औद्योगिकरण के दौर में बोला हुआ था कि जहाँ पे सबसे पहले औद्योगिकरण होगा वहीं पे श्रमिक सबसे अधिक परेशान होंगे, वहाँ पे गोली ठीक है, बम बारूद सब चलेगा, क्योंकि श्रमिकों के द्वारा किसी भी प्रकार का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और श्रमिकों को बहुत मोटिवेट करता था मार्क्स, ठीक है, बोला भी कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे के पास ठीक है खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपने पैरों के बेड़ियों को। तो समझना है इस मार्क्स को, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन के लोग बड़ा सा होशियार था, वहाँ सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ, वहाँ के ठीक है जो पूंजीपति वर्ग थे उपनिवेशों से बहुत अधिक सब ठीक है धन ला के थोड़ा पैसा सब अपने श्रमिकों में भी खर्च करना शुरू कर दिया, तो वहाँ आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन जो बातें बोला अब वो बातें लागू कहाँ हो रही है, वो बातें लागू हो रही है सोवियत रूस में। और यहीं पे ध्यान रखिएगा व्लादिमीर लेनिन आएगा और अपने समाज में मौजूद लोगों को जगाने का प्रयास करेगा एक से एक, ठीक है, याद दिलाएगा कि देखो वहाँ पे फ्रांस की क्रांति हुई, वहाँ चार्टिस्ट आंदोलन हुआ ब्रिटेन में, तो अब लोगों को जगाने का प्रयास करेगा। और फिर फाइनली वो दिन आ जाएगा, जारशाही व्यवस्था टूट जाएगी। अब जारशाही व्यवस्था टूट जाएगी तो इस यूक्रेन को ध्यान में रखना है कि यूक्रेन में क्या होगा। देखिए यूक्रेन को पुनः यूएसएसआर का हिस्सा बना लिया गया। देखिए कैसे बनाए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जारशाही व्यवस्था तो टूटी ही टूटी, उसके साथ साथ एक और ठीक है मुस्लिम साम्राज्य टूट गया जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमन साम्राज्य। ये वही ऑटोमन साम्राज्य है जिसने बाइजेंटाइन एम्पायर में कंट्रोल किया था, लेकिन आगे चल के बेचारा यूरोपीय राजनीति में फंस गया इसके अयोग्य शासकों की वजह से। प्रथम विश्व युद्ध तक आते आते बिल्कुल ये डिक्लाइन स्टेज में आ गया और इन दोनों का अंत हो गया। अब यहाँ पे देखिए अक्टूबर क्रांति होगी लेनिन के नेतृत्व में बोल्शिविकों के द्वारा। अब जब होगा ना ये, तो इन देखिए अलग अलग क्षेत्रों में सारे लोग टूटना शुरू हो जाएंगे कि नहीं भाई अब तो जारशाही व्यवस्था खत्म हो गया, हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं। अब यहीं पे ध्यान रखिएगा लेनिन के द्वारा एक अच्छा रोल प्ले किया जाएगा कि नहीं देखो सारे के सारे जारशाही व्यवस्था के हम लोग पार्ट हैं, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रहेगा, वो सिस्टम टूट जाएगा। अब हमें एक नया सिस्टम लाना है, यूनियन का सिस्टम लाना है, संघ का सिस्टम लाना है, सारे लोग हम लोग मिलकर एक छतरी में रहेंगे, अपना ठीक है अपना औद्योगिकरण होगा, अपना व्यापार होगा, अपने किसानों की स्थिति, श्रमिकों की स्थिति सब हम लोग अच्छा करेंगे, मिलजुल के करेंगे तो तेज़ी से कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे। सारे लोग उसकी बातों में आ गए, ध्यान रखिएगा। और यहीं से एक यूनियन का कॉन्सेप्ट आ गया, ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन, ठीक है, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक 1922 में बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे कारण यही था, देखिए कि यूक्रेन के लोग इसमें मिल गए, क्योंकि यूक्रेन के लोगों को लगता था कि भाई सदियों से हम देख रहे हैं ना एरिया है यूक्रेन वाला, कि भाई कल्चरल एक्टिविटी हमारी सेम है, रोटी बेटी का रिश्ता है, सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले जैसे कि नेपाल वाले है कि नहीं, नेपाल बिहार यूपी में कैसे वहाँ रोटी बेटी का रिश्ता है तराई लोगों का, वैसे इनका भी है, स्लाव कम्युनिटी के लोग भी है, स्लाव भाषा भी है, मिलेगा ना यहाँ पे, कल्चरल एक्टिविटी है, स्लाव कम्युनिटी है। लेकिन वही है इनका जो ये जो पश्चिमी वाला जो इलाका है यूक्रेन का, इनको ऐसा नहीं लगता, इनको लगता है कि देखो भाई हमारे तो यूक्रेनी भाषा है। यही समस्या का जड़ है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। लगभग 1917 से 1921 तक गृह युद्ध के दौर में रहा सोवियत, मतलब रूस तो नहीं कहेंगे, रूस ही कहेंगे, लेकिन फाइनली सबको एक साथ आने का एक छतरी तैयार कर लिया गया लेनिन के नेतृत्व में, और यहीं से शुरू हो जाएगा सोवियत यूनियन। ये उसका लोगो है, और लेनिन बोल दिया था यहीं पे कि देखो कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य में जो राज्य अलग होना चाहेगा ठीक है वो अलग हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि अमेरिकी क्रांति हुआ था, 13 उपनिवेश मिल के ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध किया सब, लेकिन सब बाद में जा रहा था, घर जा रहा था, लेकिन कैसे उनको एक संविधान के माध्यम से बांध दिया गया। ठीक वैसे ही यहाँ पे एक साथ एक छतरी में ला के उस सबको एक संविधान के माध्यम से बांध दिया गया, देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब आगे चल के अगला जो शासक आएगा ये स्टालिन, ध्यान रखिएगा, स्टालिन भी बड़ा ही केंद्रीकृत पे जोड़ देगा, ये भी निरंकुश प्रणाली को अपनाएगा और मानते हैं कि सोवियत जो रूस के भी जो लोग थे ना, इतना दिनों तक जारशाही व्यवस्था में होने की वजह से लोग खुली हवा में सांस लेना सब भूल गया था। मार्क्सवादी व्यवस्था के तहत इस स्टालिन ने भी, देखिए इस स्टालिन के द्वारा भी पुनः केंद्रीकृत सत्ता का ही यहाँ पे उदय करने का प्रयास किया गया, और यही समझना है। अब स्टालिन को लगा कि देखो भाई यूक्रेन वगैरह में बड़ा लोग विद्रोह कर रहा है सब, कि चाह रहा है कि हम सब सेपरेट हो जाए, हम होने नहीं देंगे। और इसी दरमियान आप देखेंगे तो यूक्रेन में जब स्टालिन के समय वहाँ का जब राष्ट्रवाद धीरे धीरे बाहर निकल रहा था, क्योंकि राष्ट्रवाद वगैरह उस समय तक तो यूरोप के लोग परिचित हो ही गया था, फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी, औद्योगिकरण हो चुका था, तो लोगों को लगता था एक बुद्धिजीवी वो जो वर्ग था वो यूक्रेन में भी आ चुका था। जबरदस्ती अकाल ला दिया, 40 लोगों को मार दिया 1932-33 में, इसको बोला गया ठीक है होलोडोमोर की घटना, इसको बोला गया, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्टालिन ने वहाँ के अमीर लोगों को ख़त्म कर दिया कि जब तक अमीर रहेगा सब इसी तरीके से ठीक है और शोर शराबा करते रहेगा, सब इसको निपटाते हैं।
अभिजात वर्ग को नष्ट कर दिया और बोलता था कि देखो भाई यूक्रेन वासी लोग, हमारा तुम लोग छोटा भाई हो। मैंने समझ रहे हैं ना, डबल स्टैंडर्ड जो नीति जो लेकर आया स्टालिन, यहीं से और ही यूक्रेन वासियों को ठीक है बहुत अधिक कष्ट पहुंचा। लेकिन एक निरंकुश ये भी शासक के रूप में स्टालिन मौजूद था। पुनः मामला कुछ पूरे जियोपॉलिटिक्स में अलग तरीके से होने लगा। कैपिटलिज्म वर्सेस ठीक है कम्युनिज्म आ गया। कैपिटलिज्म मतलब पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा प्राइवेटाइजेशन पे जोड़, प्राइवेट वाले लोग जितना कमाएंगे करेंगे, सरकार को रेवेन्यू देंगे। कम्युनिज्म बोलेगा कि नहीं, सरकार आएगा, सरकार ही बाकी लोगों को समानता के मार्ग पे ले चलेगी। जब सब समान हो जाएगा तो सर्वहारा हो जाएगा, कोई शासक ही नहीं रहेगा, कोई शासन ही नहीं करेगा। तो अब यही जो लड़ाई है पूरी तरीके से दुनिया में चलने लगी। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर आ गया, हिटलर आ गया, इधर हिटलर आ गया। नहीं मिलता सब, रसिया वाला सब ध्यान रखिएगा इस मित्र राष्ट्र में नहीं मिलता। लेकिन हिटलर ने क्या किया कि जर्मनी ने सोवियत रूस पे अटैक कर दिया, स्टालिनग्राद मॉस्को पर अटैक कर दिया। सोवियत यूनियन मैंने आके बेचारों को ठीक है कैपिटलिस्टों के साथ मिलना पड़ा। अनजाने में हिटलर ने, बोला जाता है कि अनजाने में हिटलर ने कम्युनिस्टों को ठीक है कैपिटलिस्टों से मिला दिया। और आगे चल के जापान जब ठीक है इसके पर्ल हार्बर पे अटैक करेगा तो यूएसए भी आ जाएगा। यूएसए इतना दिनों से देखिए मुनरो सिद्धांत को फॉलो कर रहा था, लेकिन जब डायरेक्ट इसका घर जला तो ये भी दौड़ के आ गया। फाइनली ये लोग ठीक है एलाइज है और एक्सिस है, ये सब जीत गया यहाँ पे ठीक है, जो मित्र राष्ट्र है सब जीत गया। और जीता कैसे, तो फाइनल वही था जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिरा ठीक है, परमाणु बम, 6 अगस्त इधर और 9 अगस्त को इधर। अब इसके बाद से देखिए इवानोव आया। इवानोव आया कि भाई पूरे विश्व में शांति व्यवस्था को कायम रखना, स्टेबलाइज करना है। लेकिन इसकी जो नीतियाँ रही है हमेशा ऑलवेज प्रो यूएसए रही है, चाहे आप किसी भी चीज़ को लेकर देख लीजिए। उसके बाद से कोल्ड वार का दौर शुरू हो गया। जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का काल माना जाता है कोल्ड वार। इसी कोल्ड वार के दौर में ठीक है मैंने माना जाता है कि इन दोनों शक्तियों के द्वारा, रूस और अमेरिका के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ ज़मीन में ही नहीं लड़ा गया, ज़मीन से लेकर सागर से लेकर स्थल से लेकर समझ रहे हैं ना पूरा पूरा अंतरिक्ष तक इस कंपटीशन को बढ़ाया गया। कई सारी इसमें घटनाएँ हुई ठीक है, जैसे कि क्यूबा कांड आप लोगों ने सुना होगा, क्यूबा मिसाइल कांड, यूट्यूब विमान कांड। इसके अलावा इन दोनों ने ठीक है गुटों को बढ़ाना शुरू कर दिया नाटो और वार्सा के माध्यम से। यही नाटो वर्तमान में जड़ है। नाटो अभी तक चल रहा है। वार्सा पैक्ट जब 1991 में जब सोवियत रूस का विघटन हो गया तो वार्सा भी खत्म हो गया, लेकिन नाटो अभी भी चल रहा है अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए पूरी तरीके से विश्व में और यूरोप में, मैंने यूरोप में और ध्यान रखिएगा रसिया में। अब देखिए क्या हो रहा है, तो यूएसएसआर ने पूरी तरीके से यूक्रेन को ठीक है उस समय ध्यान रखिएगा जब डिवीजन नहीं हुआ था तो बहुत ही इसको डेवलपमेंट किया। माना जाता है कि बहुत अधिक इंडस्ट्री जो सेक्शन था ठीक है इसी यूक्रेन में लगाया, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, वेपन हब बनाया, इसको इस यूक्रेन को बनाया। लेकिन ठीक है हुआ क्या, मिला क्या भाई, अलग हो गया। इसी यूक्रेन में आपको याद होगा कि चेरनोबिल की घटना भी हुई थी। चेरनोबिल वहीं कुछ रिसाव हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए। अभी भी माना जाता है कि चेरनोबिल घटना से यूक्रेन में और बेलारूस में वहाँ भी ठीक है मतलब हेल्थ इशू यहाँ पे आता ही आता है। अब देखिए सोवियत संघ का विघटन आ गया। इतने दिनों तक कोल्ड वार का ठीक है दबाव झेल नहीं पाया यूएसएसआर। मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में लाएगा गुलनस्त्रास्त्र पेरोस्ताई का ठीक है, उस सब आपको जानना नहीं है। आप लोग अगर छात्र हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के तो जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये सब चीज़ आएगा। फाइनली यही है कि 1991 में विघटन हो जाएगा। विघटन होगा तो यहाँ पे देखिए कैसे विघटन होगा, तो यूक्रेनी जनमत संग्रह होगा। यूक्रेन को लोग को लगेगा कि भैया अब हमें मौका मिला है, हम अब अलग ठीक है होना चाहते हैं। और यहीं से स्वतंत्र यूक्रेन देश का यहाँ पे जन्म हुआ। यूक्रेन में 2 मत आया, 70% और 30%। 70% वालों ने बोला कि यस हम रहेंगे और 30% वालों ने बोला कि हम भाई सोवियत रूस में ही रहेंगे। अर्थात ये जो 30% वाले लोग हैं ना यहाँ पे जो सीमा वाला देख पा रहे हैं, अब जिनका भी इनका रोटी बेटी का रिश्ता है, कल्चरल एक्टिविटी है, स्लाव भाषा है इनका बिल्कुल ठीक है मिक्स टाइप का, तो फिर ये लोग मान रहे हैं। इधर वाले जो लोग हैं इधर जो अपना बॉर्डर जो इधर साझा कर रहे हैं यूरोप से, इनको लगा कि भाई हमें इधर रहना चाहिए ठीक है। तो यही मामला हो गया। फाइनली 70-30 का रेशियो आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। 1997 में सीमा को निर्धारण के लिए रसिया ने एक संधि किया इस सबसे कि देखो भाई संधि होगा। लेकिन वो संधि जो हुआ एनपीटी की कीमत पे हुआ। एनपीटी के माध्यम से जितना भी यूक्रेन में जो परमाणु बम जो रखा गया था सोवियत रूस ने वापस ले लिया एनपीटी के माध्यम से, और पश्चिमी देशों ने ठीक है दिलवा भी दिया। सोचिए आज बहुत बड़ा, अगर आज इस यूक्रेन के पास उतना 200 अगर परमाणु बम होता तो सोचिए आज क्या होता, रसिया की हिम्मत नहीं होती। लेकिन फाइनली देखिए जो हुआ यहाँ पे हो ही गया। अब यहाँ पे इसी चीज़ को लेके आज तक पुतिन बोलता है कि देखो ये जो विभाजन हुआ है ना ये नाटो ने कराया है, अमेरिका ने कराया है,
इससे हमारे 25 मिलियन लोग हमसे बिछड़ गए, अलग हो गए। ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा त्रासदी बताता है। इसीलिए वर्तमान में ठीक है बोला जा रहा है कि पुतिन एक अखंड रूस का निर्माण करना चाहता है, अखंड रूसी साम्राज्य या फिर उस सोवियत रूस का निर्माण करना चाहता है, जो अपने इस मार्ग पे वो बिल्कुल आगे बढ़ चुका है। अब यहाँ पे समझना है रूस यूक्रेन विवाद का कारण क्या है। कारण तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। पहला है यहाँ पे देखते चलिए सामरिक महत्व, पूरा का पूरा जो सामरिक महत्व है, ठीक है, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, कल्चरल सब चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। सांस्कृतिक महत्व, सीमा वाला में रोटी बेटी वाला का है ही ये सब। इसके अलावा सीमा सुरक्षा को लेके भी समस्या है, क्योंकि नेटो आ जाएगा, अगल बगल मंडराने लगेगा, बिल्कुल यूक्रेन भी जब उसमें शामिल हो जाएगा समस्या होगा। और अमेरिका का बढ़ता फुरवंश, अमेरिका की हठ धर्मिता की नीति भी बोला जा रहा है कि अमेरिका अभी सिर्फ बोल दे कि हम यूक्रेन को नहीं मिलाएंगे तो मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिका भी बोल रहा है कि देखो यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है, किस पे मिले किस में नहीं मिले, भाई वो हमारा मतलब थोड़े है, भाई यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है। और इसी चीज़ को यहाँ पे जेलेंस्की का जो वहाँ का ठीक है जो राष्ट्रपति है, ये इस राग को अलाप रहा है कि भाई नहीं भाई, हम यूक्रेन वाला ठीक है, हम स्वतंत्र है, सोवरिन है, फ्रीडम चाहते हैं, सोवरन चाहते हैं, इंडिपेंडेंसी चाहते हैं। जब स्वतंत्र है तो हमें ये चीज़ मिलना चाहिए जो बार बार रसिया अभी तक हम पे इन्फ्लुएंस दिखाता आया है। और ये लोग चाहता भी है कि यूरोपियन यूनियन में मिल जाए, चाहता है कि सब एक गरीब देश माने रूस के साथ रहेंगे तो क्या मिलेंगे, वही निरंकुश प्रणाली टाइप का है, वहाँ पे रहने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। यूरोपियन यूनियन के साथ आएंगे तो एक मॉडर्निटी के साथ जुड़ेंगे, यहाँ पे विकास होगा हमारा। इस चीज़ को आपको समझना है। और फाइनली ये चाहता है कि नाटो में मिल जाए। नाटो में मतलब मिल जाएंगे तो नाटो का एक ठीक है प्रोविज़न है, आर्टिकल शायद 6 है उसका, उसमें क्या है कि अगर कोई भी नाटो के मेंबर पे कोई एक देश अटैक करता है तो माना जाएगा कि 300 के 300 पे अटैक किया है, सब मिल के घेर के मार डालेगा। अब समझिए यहाँ पे, ठीक है। अब यही है जेलेंस्की, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की है। एक लहर था 2019 में, उस लहर में ये ठीक है चुन लिए गए, राष्ट्रपति बना दिए गए। इनके दादा माना जाता है कि होलोकॉस्ट घटना से जुड़े हुए थे। ये यहूदी है, समझ रहे हैं ना, यहूदियों को हिटलर ने बहुत मारा हुआ था, होलोकॉस्ट में तेजाब में डल के मारा हुआ था। तो ये समझ रहे हैं इसके अंदर भी एक क्रांतिकारी का ही ठीक है खून दौड़ रहा है। ये झुकने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। यही बोला जाता है कि पुतिन ने समझा यूक्रेन को फ्लावर समझा, लेकिन भाई देखिए जेलेंस्की तो पूरा ठीक है समझ रहे हैं ना, फायर हो गया है। अब ये चाहता है कि भाई पपेट गवर्नमेंट आ जाए, कहाँ पे, यूक्रेन पे पपेट गवर्नमेंट आ जाए कि जो हम बोले भाई वही चाहिए, इतना हम किए हैं यूक्रेन के लिए, तो जो बोलेंगे वही करेगा तभी तो ठीक होगा। और आप समझ रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, नेटो है। नेटो में 30 कंट्री आ चुके हैं। अब सीमा लाइन को देखिए आप, बिल्कुल अगर यहाँ पे सीमा लाइन को देखेंगे ये वाला, तो ये है पूरा रसिया। अब ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, इधर फिनलैंड है, यहाँ पे ठीक है नॉर्वे, स्वीडन वगैरह है, इनको मैनेज करके रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यूरोपियन यूनियन का तो मेंबर है, लेकिन रसिया ने मैनेज करके रखा हुआ है, नेटो में नहीं मिल रहा है। बाकी सब एस्टोनिया, लाथविया वगैरह है, सब मिल गया है। अब यहाँ पे अगर यूक्रेन इतनी बड़ी बाउंड्री, पूरी उसकी बाउंड्री अगर नेटो से मिल जाएगी तो उसकी ठीक है सुरक्षा के लिए खतरा होगा रूस के। यही सबसे बड़ी समस्या का कारण है, रूस इस चीज़ को चाह नहीं रहा है। दूसरा और है रूस का सामरिक हित, कि यूक्रेन में इतना सारा ठीक है मिनरल रिसोर्स है, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसको अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे। पाइपलाइन गैस तुम्हारे यहाँ से भाई पूरा जा रहा है, रसिया का पाइपलाइन गैस देख रहे हैं ना, ये जो साइबेरिया वाला जो एरिया है ऊपर से जो जा रहा है, समझिएगा पूरे यूरोप का पाइपलाइन जो गैस है आजीविका का स्रोत है, यही सब सोचो का खाना बनता है। अफ्रीका तक आया है, एशिया तक आया है, और इसी पाइप को लाइन को लेने के लिए इमरान खान भी चला गया था, देखिए कुछ दिन पहले, समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसे इन कर रहा है, पाइपलाइन कैसे आउट कर रहा है, तो कैसे छोड़ देगा यूक्रेन, ठीक है, रूस के लिए बहुत ही सामरिक महत्व रखता है। इस चीज़ को समझना होगा, भावनाओं में डिसीजन लेने से कुछ नहीं होगा। अब देखिए पुतिन ने ऑफर किया 15 बिलियन प्राइज का कि भाई मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ, हमारे में रहो, ठीक है। कई सारा प्राइज का भी घोषणा किया, लेकिन यही है कि अब जब यूक्रेन के लोग इतना एग्रेसिव हो चुके हैं, 2014 में ये लोग पूरा आंदोलन करना शुरू कर दिया सब, ठीक है, कि हमें चाहिए, ठीक है, आज़ादी, लड़के रहेंगे आज़ादी, सोवरन कंट्री के रूप में डेमोक्रेटिक हैं, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। अब यहीं से आ गया क्रीमिया संकट 2014 में। अब लगा कि भाई रूस को मामला गड़बड़ हो रहा है, हो ना हो क्रीमिया को अपने ठीक है अंडर कंट्रोल में करना चाहिए। क्रीमिया को 2014 में इसने अंडर कंट्रोल कर लिया। ध्यान रखिएगा कि भाई हमारा कम से कम ये जो मामला है ना, यहाँ से ऐसे हम लोग आके कम से कम ब्लैक सी में एंट्री करेंगे तभी तो मेडिटेरियन सी में आएंगे। इसके लिए क्रीमिया बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्षेत्र यूक्रेन में रहेगा तो हमारे लिए समस्या करेगा। कर लिया। सीमावर्ती जो इलाका था जैसे लुहांस और डोनेस्क वगैरह में, यहाँ पे अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उसके लोग मौजूद थे। ठीक वैसे ही जैसे अगर वर्तमान में कश्मीर है, कश्मीर में जैसे क्या कर रहा है अभी वहाँ के जो अलगाववादी तत्व हैं
वहाँ को ठीक है सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान से। वैसे ही इसने ठीक है ट्रीट करना शुरू कर दिया, वहाँ के लोगों को मजबूत करना शुरू किया। और इन लोगों ने 2022 में लगभग 21 या 22 फरवरी को इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया। अब यूएनओ में यही प्रावधान है कि एक स्वतंत्र देश, ध्यान रखिएगा ये प्रावधान है कि एक स्वतंत्र देश ज़रूरत पड़ने पे किसी भी देश को सपोर्ट के लिए बुला सकता है, वो यूएनओ का मामला का उल्लंघन नहीं होगा। ऐसा ऑलरेडी अमेरिका कितने बार कर चुका है, सीरिया में कर चुका है, लेबनान में कर चुका है, वेनेजुएला में कर चुका है, वियतनाम में कर चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी चीज़ को लेके अब यहाँ पे टपक पड़ा कौन, रसिया, ठीक है। हमारा है मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पे। और 23 फरवरी को ठीक अटैक करना शुरू किया। जो भी सीमावर्ती इलाका है, देखिए अभी 4 वर्ष इसको घेर लिया गया है। ये है क्राइमिया का क्षेत्र और ये यहाँ पे ठीक है मोल्डोविया का क्षेत्र, हर तरह से घेर लिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या होता है, ये तो सिचुएशन ही बताएगा। तो कुल मिला के मामला यही था यूक्रेन का इतिहास का। अब इससे आप खुद कंक्लूजन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों के बीच कितना पुराना इतिहास रहा है। अब उम्मीद है कि जो भी न्यूज आएगी अपडेटेड आएगी, ठीक है, किस हद तक किस लेवल तक कोई जा सकता है, बिल्कुल आप इन चीज़ों से कोरिलेट कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो शेयर करते रहे। जय हिंद।